मेरी आवाज आ रही हो तो जस्ट राइट यस ओवर देयर इन द स्क्रीन। एक बार अपनी स्क्रीन पे जल्दी से यस लिखो सब लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज एक बार रिफ्रेश कर लो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो। फिर हम शुरू करेंगे जल्दी से आज की क्लास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो, सॉरी फॉर द डिले यार, आज थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था, यहाँ बहुत सारी बारिश, सब कुछ हिस्से से मैं लेट हो गया था। तुम लोग बहुत देर से मेरे ख्याल से वेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 20 मिनट से ऊपर हो गया है, 2 मिनट ज्यादा। चलो, बट इट हैपन्स, इट यूजुअली हैपन्स, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून सब लोगों को मेरी तरफ से, और शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, तो हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं, और हम लोग शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तुम लोग अपने नोटबुक सब लेके सब लोग तैयार रहो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कोई स्पेसिफिक डाउट तो नहीं आ गया लास्ट क्लास का। नहीं, नॉट स्पेसिफिक डाउट, ठीक है। चलो, तो सब लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हो, हेडफोन्स ऑन करो, अपनी नोटबुक निकाल के रखो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। आज का टॉपिक थोड़ा सा अनयूजुअल होगा। अनयूजुअल इज, तुम लोग जो चीजें पढ़ रहे हो हम उसमें से कुछ ऐसी चीजें डिराइव करेंगे जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो तुम्हें हमेशा दिक्कत क्रिएट करता है तुम लोगों के लिए। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हम जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कहां कहां पे वी हैव टू थिंक, वी हैव टू स्टॉप एंड हाउ टू सॉल्व नेशनल इनकम, ताकि आंसर करेक्ट आ जाए। अब ऐसा क्यों करना होता है हमें? क्योंकि नेशनल इनकम सॉल्व करते टाइम देयर आर सर्टेन इश्यूज। सब लोग अभी बहुत ध्यान से सुनोगे। अभी स्क्रीन पे सब लिखना बंद कर दो, चैट बॉक्स पे सब लोग यहां ध्यान दो, जो लोग भी लिख रहे हैं मैं उनको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ठीक है। अब बताता हूं नेशनल इनकम सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम क्या आती है। पहली प्रॉब्लम, सर आंसर नहीं आया। दूसरी प्रॉब्लम, आंसर आ गया तो मैच नहीं हुआ। मैच हो गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा मैच करेक्ट है या नहीं है, और अगर मैंने किसी से पूछ के उससे मैच कर लिया तो मैं ट्रस्ट कैसे करूं कि वो सही है कि नहीं है। ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वंस यू सॉल्व थ्रू विद द नेशनल इनकम, तुम जब एग्जाम में सॉल्व करना शुरू करोगे, अपने प्राइमरी एग्जाम में, अपने मिड टर्म एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि मेरे आंसर मैच हो गए। मुझे एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से निकालना था, दोनों से आंसर आ गया 700, मैच हो गया। बट दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट कि मैच होती दुनिया खुश हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सो मैच चीजें हैं, आंसर गलत है, आंसर 750 था, मेरा आंसर 700 आके मैच आके मैं खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने ये एक्सपीरियंस के साथ बात बता रहा हूं। दूसरी बात, मान लो मेरा 700 आ गया, मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा हूं, मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। मेरे पड़ोसी, मेरे आगे वाले, मेरे पीछे वाले, मेरे इधर के पड़ोसी, मैंने किसी भी एक बच्चे से जो मुझे लगता है मेरे बराबर है, मेरे से ज्यादा अच्छा है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा, भाई तेरा कितना आया? तो उस भाई ने या उस बहन ने बता दिया कि मेरा 700 आया। मुझे लगा वाह 700, मेरा भी 700, मैच हो गया। बाहर निकला, हम 2 ही लोग ऐसे थे क्लास में, इनका 700 आया, बाकी सबका 750 आया था। तो मेरे दिमाग के साथ जो होता है वो तुम लोग फेस हमेशा करते रहते हो। अब क्या करें? तो नेशनल इनकम के साथ दीज आर द यूजुअल इश्यूज। चीजें बहुत फ्लैट हैं, चीजें बहुत स्ट्रेट हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। वो गलतियां हम क्यों करते हैं, आज हम उस सारी गलतियों पे नजर रखेंगे। हम कहां कहां एरर करते हैं, हमें वही चीज पे ध्यान रखना है। हाउ टू सॉल्व नेशनल इनकम फ्लॉलेसली, दिस इज हाउ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वर्क्स। चलो, पहली चीज नेशनल इनकम सॉल्व करते टाइम, जस्ट राइट स्टेप बाय स्टेप थिंग्स कि नेशनल इनकम सॉल्व करते टाइम क्या क्या इश्यू तुम लोग फेस कर सकते हो, क्या क्या तुम्हें नहीं करना। सबसे पहली चीज, रीड क्वेश्चन। फिर बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम तो क्वेश्चन रीड करते हैं। नहीं होता ऐसा। अभी लग रहा होगा कि ये बहुत अनयूजुअल बात है, बट ये स्टेप लिखो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्वेश्चन रीड करना जनरली भूल जाते हैं। रीड करना भूल जाते हैं से मेरा मतलब नहीं तो रीड नहीं करते हो। इट इज नॉट अबाउट रीड बाय आईज, इट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ो तो देखो एग्जैक्टली उसमें पूछा क्या है। उसमें जीडीपी एमपी पूछा है, उसमें एनएनपीएफसी पूछा, उसमें क्या पूछा है, ये क्यों होता है ऐसा। सपोज तुमने नेशनल, हम हर बार आदत पड़ जाएगी तुम लोग, अच्छा अभी से पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, इसलिए ऐसा नहीं लगेगा। व्हेन वी डन विद द एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी थ्योरी पोर्शन, तो नेशनल इनकम सिर्फ नेशनल इनकम बचता है। वो जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी या एनडीपीएफसी नहीं बचता, सिर्फ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का हम सबके लिए मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब होता है भैया हमारे लिए एनएनपी एट
FC। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी आदत पड़ जाती है। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट, मैंने बोला रीड द क्वेश्चन, कैलकुलेट NNP-MP। हम क्या निकाल के बैठ गए? हम निकाल के बैठ गए नेशनल इनकम। हम हर बार नेशनल इनकम ही निकाल देते हैं। तो अगर हर बार नेशनल इनकम निकाल लोगे तो तुम्हारा नेशनल इनकम तो करेक्ट आएगा। कई बार ऐसा होता है ना, सर मेरा आंसर तो करेक्ट है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट क्वेश्चन गलत हो गया। फिर हम लोगों से ये भी तो हो सकता है, फिर टीचर बोलेगा ठीक है दादा मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, मान लो मैंने क्वेश्चन तुमसे ये पूछा तुम आंसर ये दे रहे हो, तो मेरी गलती हो गई होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ये सोचो समझो, फिर आगे बढ़ो और उसको कहीं पे लिख लो कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि ये चीज आएगी। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड साथ में आता है, ये चीज लिखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल ऑलवेज फाइंड इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा एक साथ आएगा। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है? जब भी इनकम एक्सपेंडिचर मेथड एक साथ आएगा तुम्हें इसको लिखना कैसे और कैसे सॉर्ट करोगे? एक चीज छोड़ के, दैट इज NNP-FC लिख लो कहीं पे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये छोड़ के इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में कोई भी चीज मैच नहीं करने वाली। राइट ओवर देयर, अब नोटबुक पे लिखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज अगर छोड़ दो सिर्फ NNP-FC तो कोई चीजें मैच नहीं करेगी। अब हमें क्या करना है? बहुत सारे चीजें लिखी होती है नेशनल इनकम में और वहीं पे इल्यूजन्स के चक्कर में कैलकुलेशंस तो एरर नहीं होता। तो कैलकुलेशन एरर हो तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, तो हम इल्यूजन के चक्कर में एरर हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में लिखा होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, एक लिखा होगा डेप्रिसिएशन, फिर लिखा होगा NFIA, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एंट्रीज होगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यह करना है जैसे ही क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इनकम मेथड से हम जाएंगे, हम एक्सपेंडिचर मेथड से जाएंगे। जिस मेथड से जाते हो उस मेथड में जो जो चीजें यूज कर चुके हो, इनकम मेथड में हम यूज करते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर लिखा है तो ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मिक्स्ड इनकम। हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं इनकम मेथड की रेगुलर चीजें, सेम गोज विद एक्सपेंडिचर मेथड। हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलग अलग होते हैं, या फिर हम यूज करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे फॉर्मूले मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो जब हम यूज करते हैं ये सारी चीजें तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो हो चुकी है एंट्री उसको वहीं पे क्रॉस लगा दो या एक छोटा सा डॉट लगा दो या एक छोटा सा टिक लगा दो। फिर दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सर वहां पे तो लिखा हुआ है कि अलाउड नहीं है कि नेशनल इनकम जब हम सॉल्व करते हैं तो, या हम कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं तो लिखा है वहां पे कि पेपर पे लिखना इज इलीगल। हम पेपर पे कुछ नहीं लिख सकते, इट्स काइंड ऑफ इलीगल थिंग राइटिंग ऑन द पेपर। ठीक है, लिखना इलीगल होगा, डॉट लगाना तो इलीगल नहीं है, गलती से भी तो डॉट लगते हैं, टिक लगाना तो इलीगल नहीं है। मैं कुछ लिख थोड़ी रहा हूं। क्यों इलीगल माना जाता है? क्योंकि पेपर में चीटिंग ना हो जाए। अगर मैंने आंसर लिख दिया, मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी तो इट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग, हो सकता है, इट कुड बी अ चीटिंग। पुटिंग अ डॉट इज नॉट अ चीटिंग, यू कैन प्ले विद वर्ड्स। ठीक है, तो तुम एक डॉट लगा दो, एक छोटा सा टिक लगा दो, ये मेरे लिए है, मैं तुम्हें चीटिंग के लिए कोई तुम्हें नहीं उकसा रहा, तो मैंने टिक लगा दी। उससे होगा क्या? उससे ये होगा ये एंट्रीज हो चुकी हैं, बार बार वो एंट्री पे नजर नहीं जाती। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, भरी दोपहरी में वो पेपर सॉल्व होता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल हम पेपर सॉल्व करते हैं और इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका होता है पेपर के टाइम पे। तुम सब लोगों की आदत पता ही है, पेपर के पहले एक तो अपने आप को ओवर एक्साइटेड, तुम सब लोग मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करो, मैं भी कभी उस दौर में था। ऊपर से हमारे पेरेंट्स हमें एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, सोसाइटी, हमारे पड़ोस के शर्मा जी, वर्मा जी, सब लोग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हो, नया पेन, नई यूनिफॉर्म, पॉलिश शू, दही खिला के भेजेंगे, बस इसके बाद सीधे तुम युद्ध करने जा रहे हो चाइना के साथ। ऐसा कुछ माहौल बन जाता है तुम्हारे आसपास। तो सेम माहौल में तुम पेपर लिखने जाते हो, वहां पे आता है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आता है नेशनल इनकम, और उसके ज्यादा डरा हुआ कि इसका आंसर तो करेक्ट आना ही चाहिए। इसके बाद क्योंकि वही आंसर है जो मुझे पता चल जाता है मेरा करेक्ट है नहीं, बाकी आंसर में तो पता नहीं चलता है। तो जब ये सॉल्व करते हो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ध्यान से सुनना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में बच्चे कंफ्यूज हो गए हर बार।
अब सोचो ये वो स्मार्ट बच्चे, तुम लोगों जैसे स्मार्ट बच्चे, गलती कहां पे हुई इनसे? उन्हें सब आता था। पेपर के बाहर आए मुझसे बोलते हैं सर मैंने ये कर दिया, आंसर चेक करा, गलती हो गई। जब और हमने डीप में गए तो पता चला उन्होंने जो एंट्री प्लस कर दी वो डेप्रिसिएशन की कर दी। हमारे दिमाग में हर बार डेप्रिसिएशन डी से आता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जनरली हम डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, लेकिन सी मैच कर गया, हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की एंट्री प्लस कर दी। तो जो एंट्री हो चुकी है, बिलीव मी, सॉल्व करते टाइम एक बार मेरी बात मानना, उस एंट्री को पूरा काट देना। अभी तो काट सकते हो ना, उस एंट्री को काट देना। जब उस एंट्री को काट दोगे ना, वो एंट्री कभी नहीं आएगी। इसीलिए ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा साथ में आती है। वो चीज करते टाइम, अभी फॉर्मूले हम लोग आएंगे, वो करते टाइम तुम लोग एक चीज ध्यान रखोगे, जो जो एंट्री होती जा रही है वो एंट्री काटोगे, NFI मत काट देना। जो इनकम एक्सपेंडिचर की यूजुअल एंट्रीज है वो काटोगे। थर्ड बात, यूज फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा नेशनल इनकम सॉल्व करते हैं बाय लुकिंग इनटू द क्वेश्चन। तुम्हारे आसपास जितने फ्रेंड्स हैं, अगर वो ये नहीं सुन रहे बात, उनको नेशनल इनकम का क्वेश्चन दोगे, उन्हें फॉर्मूला दोगे, वो क्वेश्चन रीड करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। दे विल नेवर रीड द फॉर्मूला एंड देन गो टू द क्वेश्चन। दे विल रीड क्वेश्चन एंड दे विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। ये गड़बड़ हो जाती है उनके साथ। वो क्वेश्चन देखते हैं और ढूंढते हैं यार ये रेंट कहां आता है, रेंट तो मैंने नेशनल इनकम, यही गलती हो जाएगी। कभी मत करना। मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डूइंग दिस मेथड आंसर्स गलत आते हैं। देयर आर चांसेस कि आंसर गलत हो जाए। फिर कुछ बच्चे हो सकता भी बोले नहीं सर मेरा तो नहीं होता। यूजुअल केसेस पे मत जाना मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है? इसका तरीका है, तुम्हारा फॉर्मूला सेट है, तुम्हारा फॉर्मूला, क्योंकि देखो नेशनल इनकम के साथ जब चीजें बहुत इजी होने लगती है ना, धीरे धीरे तुम्हारी चीजें जब सेट होने लगेगी, इजी हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे लगता है यार आई एम ए टीचर, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। मैंने तुम्हें एक सिंपल टेस्टिंग बता दी कि बताओ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या होता है। तुम बोलोगे सर प्लस होता है, प्लस करके दिखा दोगे। अब माइंड सेट हो गया, मैंने 20 क्वेश्चन करे, NFIA प्लस, NFIA प्लस, NFIA प्लस, ऐसे 20 क्वेश्चन मैंने प्लस कर दिए। फिर मैंने तुम्हें दिया NF नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तुम्हारे दिमाग बैठा नेट फैक्टर टू अब्रॉड माइनस होता है, माइनस होता है, बैठ गया, बट इतना तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। अब सोचो मैंने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू ही माइनस में दे दी। दिमाग लगाओ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिमाग क्या बोलता है कि नेट फैक्टर, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होता है। लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर माइनस में ही दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। लेकिन माइंड पूरा उलझ गया, मुझे इतना लंबा घुमा के लाया है टीचर कि उसने मेरा पूरा माइंड उलझा दिया। क्यों? क्योंकि जब चीजें यूजुअल होगी तो वो वर्ड्स के साथ प्ले करेगा, वो सिंबल्स के साथ प्ले करेगा, माइनस प्लस के साथ प्ले करेगा, वो कुछ यूजुअल चीजें अनयूजुअल चीजें डालेगा, वो ब्रेक कर देगा चीजों को। जब मैं बताऊंगा अभी वो कहां ब्रेक करता है चीजों को, वो कहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यही कंफ्यूजन क्रिएट उसने करा, हम उलझ गए, हमें लगा चीजें बहुत स्ट्रेट हैं, हमने तो यही पढ़ा है आज तक, नेट फैक्टर टू अब्रॉड माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया, वैल्यू ही माइनस में थी, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। तो जो नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव में दी है तो उसको पॉजिटिव ही बोलते हैं। मैं बोलूं कि मैंने नेट 200 माइनस 200 रुपए कमाए, ये बोलने का मतलब, जब बोलो मैंने माइनस 200 रुपए कमाए, इसका मतलब होता है मैंने 200 रुपए गवा दिए, यही हुआ ना इसका मतलब। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर माइनस में, इसका मतलब वो NFTA है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर माइनस में है तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। अब ये कैसे होगा ये समझो। तुम्हारा एक फॉर्मूला सेट है, XYZ करके तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैं एक हिंट, मैं ग्लिम्स देता हूं फॉर्मूले का, ठीक है। फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने पढ़ा है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये सबने पढ़ा है। ये सब प्लस करके क्या आ जाता है, विल रीच टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। होप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इतनी तीन चीजों के लिए पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी कंफ्यूजन, दिमाग को उलझाओगे तुम लोग। हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ मत करो। मेरा फॉर्मूला बोलता है COE, मैं पूरे क्वेश्चन में, सपोज 15 एंट्रीज का क्वेश्चन है और वो बोलता है कि
एंड ये भी वर्स्ट केस होते हैं, देखोगे अभी तुम लोग, क्योंकि दो चीजें निकालनी है। 15 एंट्रीज में से अगर मुझे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड निकालनी है तो मुझे कितनी चीज, मुझे 3 ही बेसिक चीजें चाहिए ना, उसके बाद तो थोड़ा सा कन्वर्जेंस लगेंगे। तो अगर मुझे 3 चीजें चाहिए, मैं पूरे क्वेश्चन को क्यों पढ़ूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा सीधे सीओई कहां दिया है। सपोज सीओई इज 9th एंट्री, सो माय वर्क इज देयर टू गो टू द 9th एंट्री एंड एंटर इट। खत्म। मुझे बाकी की शुरू की 8 एंट्री और बाकी की बची हुई एंट्रीज को नहीं देखना, मैं नहीं देखना चाहता। फिर मैं ढूंढूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस कहां दिया हुआ है, ढूंढ लो। फिर मिक्स्ड इनकम कहां दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आगे बढ़ जाओ। तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया, मुझे पूरे क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार अभी तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो कुछ बच्चों ने डाउट पूछा, सर इसका क्या करें, इसको एंटर करें या नहीं एंटर करें। ये कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि तुम लोग फॉर्मूले पे नहीं जाते हो। ऐसे समझना, ये 3 एंट्री, ध्यान सुनो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। 3 एंट्री दी हुई है, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। सपोज क्वेश्चन में ये 3 एंट्री ही दी होती, इजी क्वेश्चन होता, और साथ में लिख देते वेजेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है। अब अगर जिसको फॉर्मूले पे ट्रस्ट है, पढ़ाए हुए फॉर्मूले पे ट्रस्ट है, क्या सर ने फॉर्मूला पढ़ा दिया है, इतना ही सर ने बताया था, सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इसका क्या करेंगे, तुम्हें क्या करना है, इसका क्या करेंगे, तुम्हें क्यों क्वेश्चन पे जाना है? यहां पे क्रिएट होता है माइंड का कंफ्यूजन। कोई है नहीं आसपास, मैं अकेला बैठा हूं एग्जामिनेशन हॉल में, मेरे आसपास कोई होता नहीं, चीटिंग तो इतनी अलाउ होती नहीं है, तुम कर भी नहीं पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं वेजेस सैलरीज तो था कहीं ना कहीं, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्होंने और कंफ्यूज, ऐसा तो नहीं यार ये तो जनरली प्राइवेट एम्प्लॉयज होते होंगे, चलो उसको प्लस कर देते हैं। और यहां प्लस करना या नहीं करना, आधा माइंड कह रहा है कर देते हैं, आधा माइंड कहता है नहीं करते। जब सीखा ही नहीं है तो क्यों करना है? क्योंकि सीओई में सब कुछ आ गया। अब हर छोटी छोटी बात तुम्हें बताई जाएगी, ये पक्की बात है, बट कितनी, मतलब इतने सारे मैंने कुछ भी उसको कंफ्यूजन करने के लिए उसने कोई भी एंट्री डाल दी। अब वो क्या एंट्री डालने वाला है, मैं तुम्हें कोशिश करूंगा प्रीवियस एक्सपीरियंस के, कि 10 साल में जितने मैंने पेपर्स देखे हुए बोर्ड के, प्री बोर्ड्स के, स्कूल्स के, मैं सब बता दूंगा कि यहां 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 ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ डाल दिया, ये मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मेरे दिमाग में अभी एक उपजा कि उन्होंने डाल दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वेजेस, अभी दिमाग में आया। मुझे किसी के साथ हरकत करनी है तो मैं हरकत कर दूंगा। अब बताओ इसके साथ क्या करोगे? अब ये एंट्री मुझे नहीं पता ना, खुराफाती कहां पे टीचर्स के दिमाग में आ जाएगी, तो ऐसी एंट्री को क्या करोगे? छोड़ दो, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। जो पढ़ा है वो वैसे ही मैं पढ़ा दूंगा, इसकी चिंता मत करना। मैं तुम्हें 2 चीजें पढ़ाऊंगा, क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड नहीं करते, कौन कौन से क्वेश्चंस में एरर है, लेकिन मैं 10 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मुझे नहीं पता 2021 में क्या होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट ईयर का ही सब कुछ रहे, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ना तुम्हें ना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। मैं आगे और बताता हूं एक चीज और। सीओई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, wages salaries, government final consumption expenditure, net imports, transfer from government, exports, gross domestic इन्वेस्टमेंट, इतनी एंट्रीज हैं मान लेते हैं। और वो बोलता है जीडीपी एमपी निकालो, ठीक है। तो जीडीपी एमपी निकालने का एक्सपेंडिचर, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है या एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम पहले एंट्रीज को देखें, समझ लें हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज है, ये एक अलग पार्ट है ना। इसके अलावा अगर उसने मुझे लिख दिया कि भैया मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है, बोर्ड पे पूरा फोकस रखना, अभी मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो सीओई, ये सब जीडीपी एमपी निकालना है।
अब जब जीडीपी पे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो मेरी देखता हूं कौन कौन सी एंट्री वेस्ट हो जाएगी। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं ये पढ़ूंगा सीओई होता है नहीं होता, नहीं सीओई तो एम्प्लॉइज का है, प्राइवेट फाइनल होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता, सर ने बता। इतने कंफ्यूजन से अच्छा पहले ही फॉर्मूला रिवाइज कर लो, ज्यादा अच्छा होगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला रटा हुआ है, फॉर्मूला समझा हुआ है, उसको डीप में जाके तुम लोगों ने समझा होगा, ठीक है। क्या समझा होगा मैंने बताया भी था, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स, और लास्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के साथ क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में भी आगे और चीजें पढ़ने वाले हैं कि नेट दिया है नहीं दिया, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। अब देखो मेरा एंट्री बोलती है एड दिस, एड दिस, एड दिस, तीन चीजें हो गई, डन, एड दिस। मैं क्यों सोचूं इसका क्या, मैं क्यों सोचूं इसका क्या, मैं क्यों सोचूं इसका क्या, सॉरी इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। ये रेगुलर क्लासेस में सोचना अच्छी बात है कि सर ऐसा नहीं होता, सर अब आगे बढ़ने के पहले मुझे बताओ ये मतलब क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मतलब तुम्हें सारे बता दूंगा। आई नेवर हेट डाउट्स, आई टेल यू द मतलब। while writing the examination don't fight with yourself, don't be your teacher। अपने से फाइट मत करने लगना, अरे यार मुझे तो लगता है ये ऐड होता होगा, एक्सपोर्ट नाम की कोई तो चीज थी, होगी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला रखो अपने सामने दिमाग में, कहीं लिख लो फॉर्मूला रफ में, उस फॉर्मूले में जो जो एंट्रीज दिख रही है वो प्लस करो, बाकी भैया हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चलो अपने रास्ते, हम चलते हैं अपने रास्ते। ये है वो फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है। गड़बड़ कहां होती है, जब फॉर्मूला पढ़ते अरे सर आ गया, मैं तुमसे बोलता चलो रट के सुनाओ, हाँ सर आ गया, बताओ क्या होता है, सर प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक, रटा हुआ फॉर्मूला। अब देखो वही तो चीज है, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गड़बड़ कहां होगी, गड़बड़ होगी इसके बीच की बहुत सारी एंट्रीज, ये दिखेगा नहीं तो हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। वो कैसे हाईलाइट होगा, मेरे दिमाग में प्राइवेट फाइनल ढूंढो कहां है, मेरे दिमाग में गवर्नमेंट फाइनल ढूंढो कहां है, मेरे दिमाग में नेट एक्सपोर्ट ढूंढ लो, ग्रॉस डोमेस्टिक ढूंढ लो। कभी भी कंफ्यूजन जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। क्लियर यहां तक? तो कंफ्यूजन हटाने का सबसे आसान तरीका फॉर्मूले पे जाना, क्वेश्चन मत रीड करना, ठीक है। तीसरी चीज, फिर हम लोग सीधे आते हैं क्या क्या गड़बड़ होती है, सॉरी तीसरी नहीं, चौथी और लास्ट चीज, डोंट ब्रेक सीक्वेंस। लिख लो, डोंट ब्रेक सीक्वेंस। सीक्वेंस कभी भी ब्रेक नहीं करोगे। इसका मतलब जब हम एंट्री शुरू करते हैं, जैसे मैंने बोला, फिर से समझो, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल। साल भर में कोई एक तरीका अपना लो, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग एक तरीका बताया था रेगुलर क्लास में कि साल भर में एक तरीका अपनाओ। वो तरीका क्या है, सपोज मेरी पहली एंट्री मैंने जो रटा है फॉर्मूला वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। गड़बड़ मत करना, इसको ब्रेक मत करना सीक्वेंस को। अगर पहला प्राइवेट फाइनल है तो पहला प्राइवेट फाइनल ही रहने देना, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल है तो दूसरा गवर्नमेंट फाइनल ही रहने देना, तीसरा नेट एक्सपोर्ट, चौथा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो आज से लेके टिल बोर्ड एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस। सीक्वेंस ब्रेक करना शुरू करो, रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, हर चौथा पांचवा क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा, कंपल्सरीली या बेटा चैलेंज नहीं हो सकता। क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक करोगे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, माइंड कैलकुलेशन के साथ वर्क नहीं करता। डोंट सर्च, मैंने बोला ना, डोंट पुट योर माइंड इन सर्चिंग थिंग्स। हम सर्च करना शुरू करते हैं, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस। मेरा पहले प्राइवेट फाइनल है तो मैं पहले प्राइवेट फाइनल ही करूंगा, चाहे दिया होगा, मुझे पता है बहुत आसान है करना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, 2020 तक, मैं 2010 से क्लासेस ले रहा हूं, 2020 तक में आज भी अगर तुम मुझे सामने कोई क्वेश्चन लेके आओगे, मैंने नॉर्मल क्लास में, रेगुलर क्लास में करते हुए तुम्हें दिखाया भी है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। मेरी आज भी आदत है, पहले मैं ढूंढता हूं प्राइवेट फाइनल,
इट इज नॉट कि मुझसे नहीं करते बनेगा, ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं चीजें देख के। आई कैन गो विद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल, मुझे दिक्कत, बट जस्ट टू अडॉप्ट एक आदत बनी रहनी चाहिए तुम लोगों को दिखाने के लिए और हमेशा के लिए, तो मैंने वो आदत बना ली है ताकि मुझसे भी गलती ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनेंस, सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनेंस, थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट्स, फोर्थ इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज माय हैबिट। इसके भी मैंने तरीके बताए सीक्वेंस की, इसी सीक्वेंस से क्यों इसमें गलती नहीं होती, इसमें गलती नहीं होती, इसमें थोड़ी सी गलती होती है, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। तो मैंने सबसे ज्यादा गलती वाले को लास्ट में रखा है ताकि मैं मेंटली रिलैक्स होकर उस गलती को पकड़ सकूं। यही होता है तरीका। हम लोग पहले अगर पहली वाली चीज कर लेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चल, ये चार चीजें ध्यान रखोगे। अब आते हैं फॉर्मूलेज में होने वाले एरर पे, जहां पे तुम्हें रुकना है, ध्यान देना है कहां पे एरर होते हैं हर एक फॉर्मूले में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन। इनकम क्या कहते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में जब आंसर्स मैच करेंगे हमें चीजों को काटना है। कभी ध्यान मत रखना, ये मत करना कि दोनों मेथड में दोनों चीजें चलाओ। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में एंट्रीज को कट करते जाना, एक्सेप्ट एनएफआई वाली एंट्री। फिर है यूज फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना और सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना, चीजें गलत नहीं होगी। चलो, कैलकुलेटर यूज करते हो सब लोग, अपने पास एक कैलकुलेटर रखना। आज के बाद एक नेशनल इनकम को क्वेश्चन बुक से लेना, फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो रेगुलर क्लास में बता भी चुका हूं मैं तुम लोगों को फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब तुम लोग पढ़ते हो, सीक्वेंस, तरीका, लॉजिक, क्यों गलती होती, कहां गलती होती, मैंने तुम्हें सब बताया हुआ है। अब बताता हूं, कैलकुलेटर लेना, क्वेश्चन सामने, पहले दिमाग में फॉर्मूला आया, सीओई ढूंढो, सीओई की वैल्यू एंटर कर दी। कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, कॉपी किताब कुछ नहीं लगेगा तुम्हें, बुक लगेगी। फिर तुमने दूसरा देखा ऑपरेटिंग सरप्लस, ढूंढा, मिल गया, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू एंटर करी। फिर तुमने देखा मिक्स्ड इनकम की वैल्यू एंटर करी, निकालना एनडीपीएफसी, इक्वल्स टू दबाया, आंसर आया, मैच करा, आगे बढ़ जाओ। ये क्यों करवाया मैंने? क्या मैं तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना सिखा रहा हूं? नहीं, तुम्हें एक आदत पड़ जाएगी कि कैसे हम फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं किसी चीज को। ये आदत डालना, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स हैं, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। शीट जो अपलोड हुई है तुम लोग के पोर्टल पे उसमें 200 क्वेश्चंस हैं, तो 200 क्वेश्चंस टॉप रैंकर के पोर्टल पे अभी कम है। मैं एक शीट दूंगा उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व। आदत बन जाती है नेशनल इनकम सॉल्व करने की। चलो अब आते हैं एरर कहां पे होंगे। व्हेन, ये लिखते चलना, when I start solving national income by income method, the first error I encounter is wages and salaries in cash or kind. एरर होने के चांस, अगर वेजेस एंड सैलरीज कैश में दिया हुआ है तो हो सकता है कहीं पे काइंड में भी दें। अब ये बहुत छोटी बात तो लगती है, बट ये क्यों गड़बड़ है, यहां पे क्यों गड़बड़ होती है? कहीं पे लिख देंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और घुमाने के लिए लिख देंगे फ्री लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, कार रेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर, हाउस रेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर। अब हमें पता है कहीं ना कहीं दिमाग में कि भाई काइंड यही होता है, बट ये दो अलग अलग थ्योरीज है। मेरा दिमाग वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया हुआ फ्री लंच, दो अलग अलग चीजें लग सकती हैं, तो ये कंफ्यूजन है। तो अगर कहीं पे भी ऐसे समझना कि अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख दिया वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड में और कुछ नहीं लिखा, तो निश्चिंत हो जाओ कि सब कुछ क्लियर है। हमें सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं होगी, नहीं हो सकती, किसी से नहीं होती। वेजेस सैलरीज के साथ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज कैश में लिख दिया है तो मानना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। दाल में कुछ काला है, वो काला कैश है। क्यों दाल में कुछ काला है? इसने ऐसे तो नहीं लिखा होगा। डोंट ट्रस्ट यू एग्जामिनर, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, सारी गड़बड़ वहीं से पैदा होती है। कैसे? उसने कैश लिखा मतलब कुछ तो ये खुराफाती सोच रहा है, इज डूइंग समथिंग इन हिज माइंड, कुछ तो चल रहा है जिसने उसने कैश लिखा। तो ढूंढो भाई कहां है। अब मैं ढूंढा, मुझे काइंड कहीं मिला ही नहीं, तो गड़बड़ और बढ़ गई। ऐसा तो नहीं काइंड नहीं मिला तो किसी और नाम से दिया हुआ है, तो ढूंढना कहीं काइंड किसी और चीज के नाम पे तो नहीं है। काइंड क्या हो सकता है? काइंड वो सारी चीजें हो सकती है जो कैश के अलावा कंपनी हमें या कंपनी तुम्हें या किसी को भी पे करती है। क्या क्या हो सकता है काइंड? मैंने बताया फ्री लंच, फ्री कॉफी, फ्री टूर एक्सपेंसेस,
या फिर कंपनी ने तुम्हें दे दिया हाउस रेंट, कार रेंट, ऐसी कोई भी चीज जो मेडिकल फैसिलिटीज बाय द कंपनी, ऐसी कोई भी चीज, ड्रेस, वेजेस, लेबर को मिलता है यूनिफॉर्म, तो कंपनी ने, ये बहुत एक यूजुअल क्वेश्चन मैंने किसी बुक में देखा था, शायद अरिहंत के क्वेश्चन पेपर सेट में था, सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट में, तो उन्होंने लिख दिया यूनिफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज गिवन बाय फर्म ने जो यूनिफॉर्म दिए, दिमाग में आती नहीं सारी चीजें। मुझे हमेशा लगता है लंच, मेडिकल, हमने ये सुना हुआ है, यूनिफॉर्म गिवन बाय द एम्प्लॉयर, दिमाग एकदम क्लिक नहीं करता। यूजुअल डेज में घर पे बैठे हो एसी के साथ बहुत चीजें चलती है, मैंने बताया ना, एग्जामिनेशन के प्रेशर के साथ सोचोगे क्या, अगर मुझे सब अलर्ट रहना है, मैं तुम्हें घबराना नहीं सिखा रहा हूं, मैं अलर्ट रहना सिखा रहा हूं। कैश दिया, अलर्ट हो जाओ, ढूंढ लो भाई, गलती तो नहीं है, 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा, ढूंढ लोगे, आराम से सॉल्व होता है नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहली गलती, अगर कैश लिखा है तो दाल में कुछ काला है। चलो फिर से लिख देता हूं, वेजेस एंड सैलरीज कैश, गड़बड़ यहीं पे होगी। दूसरी गड़बड़, एक बार पढ़ लेना, ये बहुत छोटी सी गड़बड़ है, बट मेरा काम है तुम्हें बताना, एक बार रीड कर लेना। बहुत पहले मुझसे भी गड़बड़ हो गई थी, बच्चे एग्जाम से बाहर निकल के आए, उन्होंने मुझे बोला सर ये पेपर देख लो, आंसर कितना आएगा। आदत होती वहीं पे सॉल्व करने की, तो मैंने सॉल्व करना शुरू करा। वहां पे लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज दिया था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ही नहीं था, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन था। तुम लोग का एग्जाम छूटता है 1:30 बजे, 1:30 बजे कहीं पे स्कूल के बाहर आप खड़े हो, हम लोग जाते रहते हैं अपने बच्चों से मिलने, तो आप किसी जगह पे आप खड़े हो, बात कर रहे हो बच्चों से, और आपने एकदम उठा के पेपर देखा, भरी दोपहरी में, सनलाइट, समझ रहे हो, अप्रैल के टाइम पे, सो एग्जामिनेशन पेपर मैंने देखा यार ये ऐड होगा, मैंने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया। पुरानी बात है, जब एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो आंसर बदल गया। अब सोचो कितने बच्चे वहां जो खड़े थे, उनकी धड़कनें बढ़ गई, रुकने वाली थी, अरे सर गलत हो गया, क्योंकि भाई सर बोल रहे हैं गलत हो गया, गलत होगा तो होती भाई, गुरु तो मान लेते हैं गुरु को, तो गड़बड़ मुझसे हुई। 2 मिनट के लिए ध्यान दिया, मैंने कहा इतने बच्चों की गलती तो नहीं हो सकती यार, ऐसे तो नहीं होता पढ़ाने के बाद। वापस देखा, ध्यान दिया, तो क्या था, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्सपीरियंस क्यों मैं शेयर कर रहा हूं, क्यों ये गड़बड़ हुई, क्योंकि एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स समटाइम्स लुक्स सिमिलर, साउंड सिमिलर, तो जो गलती है वो यहां पे होती है। सो स्टॉप हियर, थिंक वंस देन प्रोसीड। 10 सेकंड की बात है, ठीक है। चलो ये दो तो बहुत इजी सी चीजें हो जाएगी। थर्ड आते हैं, थर्ड यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। थर्ड आता है प्रॉफिट। कई बार या बहुत बार तुम्हारे साथ वो लोग प्रॉफिट ना लिख के वो क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे प्रॉफिट की जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। तो प्रॉफिट को 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। किस किस हिस्से में, बचा हुआ पैसा जो कंपनी के पास है ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने कितना टैक्स पे कर दिया, और उस प्रॉफिट में से कंपनी ने कितना, फर्म ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा। तो जितनी भी चीज है, सपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा है 500 रुपए, ये है 600, ये है 1200, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 2300। हमें ये ना देके ये दे देते हैं कि ये एंट्रीज हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम बदल बदल के दे सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऐसा पैसा जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको कुछ भी नाम दे देंगे। सेविंग ऑफ फर्म, अब दिमाग लगाओ, सेविंग, अब हमने तो सेविंग कहीं फॉर्मूले में पढ़ी नहीं है, सर ने तो कहीं बताई नहीं थी, तो तुम्हें मैंने कहा यूजुअल क्लासेस में तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चन में आती है। सोचना क्या होता है सेविंग ऑफ फर्म। फर्म ने अपने पास जो पैसा बचा लिया, फर्म कैसे पैसा बचाएगा, तुम पैसा बचाते हो, आफ्टर योर इनकम यू सेव सम मनी by doing some expenditure and paying taxes. After the income of the firm, I saved some money by doing some expenditure and paying taxes. This is my expenditure. मैंने पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को. This is the fund I pay for the taxes. This is the money I save. तो ये कुछ नहीं है, ये फर्म की सेविंग भी है. इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं. ये सारी गड़बड़ें हो सकती है और होती है प्रॉफिट के
केस में। तो प्रॉफिट दिखा, बहुत अच्छी बात है। एंट्री करते टाइम इनकम मेथड में सबको पता होगा, प्रॉफिट नहीं दिखा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम ये सारी चीजों में उलझ जाएंगे। हमें नहीं उलझना है अगर प्रॉफिट के अलावा कुछ और दिया है तो। ठीक है, चलो इन दो चीजों के अलावा, सॉरी तीन चीजों के अलावा इनकम मेथड में कोई गड़बड़ नहीं होगी, इतना है। बाकी तीन चीजों को तुम लोगों ने ध्यान से दे दिया। क्या क्या, वेजेस सैलरीज कैश में काइंड वाला फंडा तो नहीं है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, प्रॉफिट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड किस नाम से दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयर टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड नहीं लिखा, दिमाग में डिविडेंड बैठा था। कॉर्पोरेट टैक्स को ने लिख दिया प्रॉफिट टैक्स, टैक्स ऑन फर्म्स इनकम, कुछ भी नाम दे देंगे। मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो फर्म अपने प्रॉफिट पे देता है। मुझे लॉजिकली चीजें समझनी, बस वो क्वेश्चन को घुमाएगा, वो एंट्रीज घुमाएगा, मुझे उसमें नहीं घूमना है। देन कम टू एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अलावा कोई, यहां अगर तुमने ध्यान दे दिया, जब ध्यान देने का मतलब क्या मैं तो बताता हूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे तुम्हें पता है फॉर्मूले वेजेस सैलरीज आए, रुक जाओ, काइंड तो नहीं, काइंड नहीं दिया, बेधड़क आगे बढ़ो। फिर तुमने ऑपरेटिंग सरप्लस देखा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो गड़बड़ है। तो फिर तुम्हें याद आएगी मेरी बात कि नहीं सर ने बताया था प्रॉफिट नहीं दिया, तीन चीजें दी होंगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से नहीं है तो किस नाम से, वो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, छुपा हुआ है कहीं पे, घुमा सकता है वो, उतना ध्यान दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आएगा सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो बताता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होती है सीधे सीधे प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल से कभी नहीं होने वाली। तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तीसरी चीज से। तीसरी चीज क्या, पहले एक प्रॉब्लम बताऊंगा फिर बताऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है बोर्ड में एक बार, वो क्वेश्चन रिपीट किस साल होगा मुझे नहीं पता, एक बार आ चुका है, एक बार किसी बुक में भी लिखा हुआ है, शायद संदीप गर्मी वो क्वेश्चन है, शायद नहीं 100% संदीप गर्मी वो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ है, वो गड़बड़ बताता हूं क्या होता है वो बाद में। पहले अपन देखते हैं थर्ड से। थर्ड फॉर्मूला मतलब सीधे तुम्हें स्टार्ट होगा प्रॉब्लम नेट एक्सपोर्ट से। ध्यान देने वाली बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि नेट एक्सपोर्ट की जगह गलती से नेट इंपोर्ट तो नहीं लिख दिया। नेट इंपोर्ट से तो चीजें माइनस होती है, नेट एक्सपोर्ट से तो प्लस होती है। अब गड़बड़ कहां पे होगी, गड़बड़ ये होगी कि अगर तुम्हें दिया हुआ नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट और वैल्यूज माइनस में है, सो डोंट गो विद दिस स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ मत जाना। मुझे क्या पता है, मुझे पता है एक्सपोर्ट हमेशा प्लस होता है, इंपोर्ट्स हमेशा माइनस होता है, ये मुझे पता है। मैं अपनी चीजों पे कायम रहूंगा, मैं डगमग नहीं होऊंगा, आई विल नॉट चेंज माय पोजीशन। तो अगर नेट इंपोर्ट्स माइनस होता है और नेट इंपोर्ट्स की ऐसे लिखा हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन है कि नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से सुनना, है नेट इंपोर्ट की वैल्यू दी हुई है -200। नेट इंपोर्ट्स माइनस में, मतलब हमने इंपोर्ट्स को माइनस में करा, तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स ही होता है यार। सब समझ में आ गया होगा, पहले एग्जांपल के साथ ही मैंने पहली बात बता दी थी। तो नेट इंपोर्ट्स माइनस, हम क्या करेंगे, तो बहुत से बच्चे इसको सीधे प्लस कर देते हैं। तो वो क्या लिख देते हैं, वो वैल्यूज कैसी डालते हैं, वो डालते हैं प्लस नेट इंपोर्ट्स। अब कहां गड़बड़ हुई, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इट इज नॉट अबाउट दी गलत आंसर, इट इज अबाउट दी गलत पंगा। अब बताता हूं कहां गड़बड़ हुई, ध्यान से सुनना ये चीज। देख लूं कोई, अब सुनो हम कहां एरर करते हैं, तुम लोगों को अपनी कहानी याद आएगी कि तुम लोग भी गलती करोगे। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया प्लस नेट इंपोर्ट्स। दिमाग क्या बोलता है, टीचर ने क्या सिखाया है, क्लास में क्या सीखते हो तुम लोग सीखते हो माइनस नेट इंपोर्ट्स। बट हमें पता है भाई माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस नेट इंपोर्ट लिख दिया। इतना तो अकल हम में है, हम तो स्मार्ट बच्चे, हमने लिख दिया। हम आगे बढ़ गए, हमने पहले सॉल्व करा नेशनल इनकम का क्वेश्चन, हम एंड में आके बैठे, हमारे पास 15 मिनट है, अब हम कॉपी चेक करना शुरू कर रहे हैं। और जब हम कॉपी चेक करना शुरू करते हैं, एक चीज चेक करते हैं, गलती तो नहीं हो गई, चेक कर लेते हैं। गलती कहां पे होती है, गलती होती है न्यूमेरिकल्स में, चेक कर लेते हैं। हमने चेक करना शुरू करा, हाँ सही है यार, प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, नेट इंपोर्ट है तो इंपोर्ट तो माइनस होता है, ओह शिट गलती हो गई, नेट इंपोर्ट तो माइनस होता है। स्टार्टिंग आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एंडिंग आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, ये बात याद रखना। जब मैं एंड कर रहा हूं पेपर और मैंने लिखा हुआ है नेट इंपोर्ट्स प्लस,
पूरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता है 2 मिनट के लिए। ओ शिट, इतनी बड़ी एरर मैंने कैसे कर दी, ये तो माइनस था और हमने माइनस कर दिया। तुरंत उठा के वैल्यू को हमने जो वैल्यू लिखी थी, कितनी लिखी थी 200, विदाउट लुकिंग इनटू द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दिस। इसका दूसरा था, अच्छा ये टीचर्स के साथ भी होता है। टीचर्स के साथ से मेरा मतलब है जब कोई एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, उसको दिखेगा इसने तो नेट एक्सपोर्ट्स प्लस कर दिया, तो गड़बड़ आदमी, इसको तो आता ही नहीं, तो वो हो सकता है गलत कर दे, क्योंकि फॉर्मूला देख के भी चीजें होती हैं। अब सोचो मैंने ऐसा करा है, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस, सॉरी माइनस में है ना, माइनस नेट इंपोर्ट्स, ये मेरा फॉर्मूला है। मैंने वैल्यू कैसे लिखी, मैंने वैल्यू लिखी सपोज 2400 प्लस 500 माइनस 200। मेरे से गलती नहीं होगी कभी, है प्लस, ये प्लस है, मुझे पता है, तुम्हें पता है प्लस ही होने वाला है इसका, और कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। लेकिन मेरा मन अब कभी गलत नहीं बोलेगा। मैंने माइनस नेट इंपोर्ट करा है, मुझे दिख जाएगा माइनस 200। तो जो चीज है जैसी है वैसी लिखना, यहां गड़बड़ होती है, हर बच्चे से होती है। चल इसको मैं खत्म करता हूं, तुम लोग स्मार्ट हो, इतना तो सीख गए हो 1 मिनट में कि हाँ भैया मैं गलती ये नहीं करूंगा। तो जो एंट्री माइनस की उसको माइनस में लिखना, जो एंट्री प्लस की उसको प्लस में लिखना। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है, तो उसकी अगर वैल्यू माइनस में लिखी तो भी हम उसको प्लस ही लिखेंगे, हो जाएगा माइनस, होने दो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में होता है, उसको माइनस में लिखो, वैल्यू प्लस में लिखी, अपने आप माइनस होगा प्लस होगा, लेट इट बी। बट वैल्यूज की एंट्रीज जो हमने सीखी है उसी फॉर्मेट में उसको लिखने वाले हो। दूसरा, पहली गलती हो गई, दूसरी गलती है सबसे बड़ी गलती, मैं इसको 2 स्टार गलती बोलता हूं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी गलती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बच्चों को बताया भी था क्लास में कि इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, जब भी नेशनल इनकम इन एक्सपेंडिचर मेथड में गलती हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नेशनल इनकम में ये गलती ही गलती होती है। इसी से नेशनल इनकम गलत होगा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों गलती होगी, अगर ये सीधा सीधा लिख दिया तो कभी गलती नहीं होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक और नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। चलिए तुम लोग क्लास में सीख लेते, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। गलती कहां से होती है, गलती अगर उन्होंने लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो दिमाग चेंज हो गया। जब चीजें फिक्स लिख दी है कैपिटल फॉर्मेशन में, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल फॉर्मेशन का अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ यहां होता है। देख लो एक बार, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट फिक्स होगा तो इसके साथ एक वेरिएबल इन्वेस्टमेंट भी होता है, और वेरिएबल इन्वेस्टमेंट को हम लिखते हैं रॉ मटेरियल। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया का 2 टाइप का होता है। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कहां पढ़ा है तुम लोगों ने क्लास 11th के प्रोडक्शन वाले चैप्टर में और कॉस्ट वाले चैप्टर में। प्रोडक्शन में भी 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। Cost with the 2 types of cost, fixed cost and variable cost. The same way, any investment in the firm is divided in 2 parts, fixed investment and variable investment. So in case अगर उन्होंने fixed capital formation दे दिया है, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पे वेरिएबल इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, विल ऐड वेरिएबल इन्वेस्टमेंट विद द नेम चेंज। चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक इज दी काइंड ऑफ वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक में होने वाले चेंजेस को वेरिएबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, वो लिख देंगे नेट एडिशन इन स्टॉक, या फिर चेंज इन स्टॉक को हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जितना स्टॉक नया आया उसमें से ओल्ड वाला माइनस कर दो तो एग्जैक्टली चेंज आ जाएगा कितना चेंज इन स्टॉक होता है। तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, बट कब करना है, जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। गलती कहां पे होती है, गलती होती है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
अच्छा गलती सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए ब्लू अलग पेन से लिख रहा हूं, ये तो सेम रहता है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। वो लिख दे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंट्री में लिखा हुआ चेंज इन स्टॉक, माइंड बोलता है चेंज इन स्टॉक तो बहुत बार ऐड हुआ है, चलो ऐड कर देते हैं। नहीं ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक तभी ऐड करोगे जब फिक्स्ड है। तो पहली यहां पे 2 स्टार, इसको गलती क्यों लिखा हुआ है, यहां पे 2 एरर हो सकते हैं। पहला एरर क्या होगा, फिक्स के साथ ही चेंज इन स्टॉक लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, रुक के सोच लेना फिक्स्ड है या नहीं है। दूसरा एरर इसके साथ, कभी कभी यहां नेट आ जाता है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, नेट, ये देखो ध्यान से एक बार, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो 2 चीजें, 2 एंट्रीज एक साथ समझना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किन 2 चीजों से मिलकर बना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो दोनों एंट्री मैंने साथ में लिख दी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ अब नेट का बचा। चलो, सो द एंट्री इन ब्लू इज ग्रॉस, द एंट्री इन ब्लैक इज नेट। पहली चीज, अब देखना, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो चिंता मत करना, चेंज इन स्टॉक को प्लस नहीं करना है। बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो चेंज इन स्टॉक प्लस होगा। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं होगा, और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो चेंज इन स्टॉक होगा। ये 2 चीजें क्लियर है। पहली गलती जो हो सकती है, चेंज इन स्टॉक ऐड करना है या नहीं करना है। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती होती है इनको प्लस करके क्या आएगा, तो अगर चीजें ग्रॉस में है तो इनको प्लस करोगे तो यू विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, और चीजें अगर नेट में है तो यू विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। ये गलती है, हो जाती है हमसे। हम शुरू यहां से करते हैं, पहुंच जाते हैं यहां पे, हम शुरू यहां से करते हैं, पहुंच जाते हैं यहां पे। नेट लिखा है, नेट आएगा, ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस आएगा, टेंशन खत्म। सो नेट में एनडीपी आता है, ग्रॉस में जीडीपी आता है। इसके अलावा कोई गलती कभी नहीं होगी एक्सपेंडिचर मेथड में। सो एक्सपेंडिचर मेथड में भी गलती कहां पे होगी, गलती होगी सिर्फ ग्रॉस और नेट की, या फिर फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक, बस। दूसरी गलती क्या हो सकती है, दूसरी गलती हो सकती है कौन सी बताया था मैंने, नेट एक्सपोर्ट्स वाली, कि नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स तो नहीं दे दिया और माइनस में वैल्यू तो नहीं दे दी। कई बार नेट इंपोर्ट्स करके भी माइनस में वैल्यू दे देते हैं, इतना घुमाते हैं चीजों को। इनकम मेथड में क्या हो सकता है, इनकम मेथड में पहली गलती हो सकती है वेजेस के साथ कैश तो नहीं दे दिया, इनकम मेथड में प्रॉफिट तो नहीं दी। इसके अलावा इनकम मेथड में जनरली कोई गलती नहीं होती, एक होती है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का, वो तुम्हें सिर्फ ध्यान देनी। इतनी चीजें अगर तुमने ध्यान दे दी फॉर्मूले के साथ, एक बार ट्राई करोगे आज घर जाके, इतनी चीजें अगर फॉर्मूले के साथ लिख दी, कोई एरर नहीं होने वाला। फिर भी अगर तुम्हें फॉर्मूला करते करते कुछ इश्यूज होते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो कि नहीं सर ये मुझे एक नई चीज फेस करने मिली, इसका मैं क्या करूं, तो आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। और आज कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार चेक करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और मुझे टेलीग्राम बताओगे कि इश्यू हुआ है नहीं फेस हुआ। 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई भी इश्यू हुआ तो टेलीग्राम बताओ कि नहीं सर मुझसे नहीं हुआ। क्या करोगे, यूजिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट गो विद इनकम मेथड, देन गो विद एक्सपेंडिचर मेथड। सारे क्वेश्चन वही करना जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग वाले मत करना, वो अलग अलग वाले सिर्फ एग्जांपल्स होते हैं। डोंट गो विद एग्जांपल्स, गो विद द फाइनल क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे जाओ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में देखो लिखा होगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा। जैसे नहीं मिलेंगे जस्ट टेल मी, आई एम गोइंग टू शेयर दिस, ठीक है। एंड दोज हु आर नॉट इन द ग्रुप,
प्लीज गो एंड ज्वाइन द ग्रुप ऑन टेलीग्राम फर्स्ट। वहां पे चैनल की लिंक्स दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर एक नंबर में तुम्हें चैट बॉक्स में लिख के दे रहा हूं, उस नंबर पे सब लोग एक बार रिक्वेस्ट भेज देना, टेलीग्राम ग्रुप तुम लोग आ जाओगे, फ्री में डाउट पूछो, दिन भर डाउट पूछो, तुम लोग डाउट पूछ सकते हो। वी आर देयर टू आंसर योर डाउट्स। जो भी सॉर्ट ऑफ डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन की फोटो खींच के बच्चे भेज देते हैं, सर ये क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व नहीं करते बन रहा, हाईलाइट कर दो सर, इस एंट्री का क्या करूं। जो प्रॉब्लम तुम बच्चे रेगुलर लाइफ में फेस करते हो, और वो डाउट अगर वहां पे क्लियर तो नहीं हो पाता कई बार, अरे यार मैं अटक गया, रुक गया, तुरंत पूछ लो, इतना वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप सिस्टम। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर। ठीक है, by sending your request on this number we'll add you in the telegram group. It's not a big process, तुम लोग खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, it's not a big deal। चैनल के साथ लिखा हुआ है, बहुत सी चीजें हैं वहां पे ना, बहुत सी चीजें भी और भी होंगी, डाउट्स बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा और भी चीजें, मैं डाउट्स तुम लोग के लिए डे एंड नाइट काम की चीजें। ठीक है, सो आई एम टेकिंग योर लीव अभी, नेक्स्ट क्लास में विद अनदर कॉम्प्लेक्स, ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें तुम लोग सॉल्व करोगे, फेस करोगे, अब कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो, सो टेक योर लीव, खुश रहो, घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से मजे में रहो, और क्लास अटेंड करते रहो।